बेंगलुरु की वह सुबह बड़ी ही शांत, ठंडी और किसी हद तक रहस्यमयी लग रही थी। दिसंबर की हल्की सर्द हवा में पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट शामिल होकर एक खास तरह की खामोशी पैदा कर रही थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उस दिन लोगों की भीड़ सामान्य से कहीं ज्यादा थी। बड़े कार्यक्रम की वजह से सुरक्षा जांच सख्त थी और हर कोई अपने टिकट, पहचान पत्र, बैग और उम्मीदों को साथ लिए लंबी कतारों में खड़ा था। ठंडी हवा में सड़क किनारे उबलती अदरक वाली चाय की महक फैल रही थी, जो सुबह की थकान को थोड़ा कम कर देती थी। भीड़ की आवाजें, हॉर्न की हल्की गूंज और दूर से आती ट्रेन की सीटी सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जैसे शहर किसी बड़े दिन की तैयारी में हो। इसी भीड़ के बीच एक औरत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई चल रही थी। उसकी साड़ी कॉटन की थी, बिल्कुल साधारण और घरेलू सी। बाल कसकर बंधे हुए, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में बस एक छोटा सा बैग। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि वह एक सामान्य गृहिणी जैसी महिला है और शायद किसी रिश्तेदार को लेने या किसी कार्यक्रम में शामिल होने आई है। लोग उसकी तरफ देखते और फिर उतनी ही जल्दी नजरें हटा लेते। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह कौन है, लेकिन वह कोई साधारण महिला बिल्कुल नहीं थी। वह थी एसपी कविता राव, कर्नाटक पुलिस की एक सख्त, ईमानदार और बेहद सम्मानित अधिकारी। उसके कदमों में वही आत्मविश्वास था जो वर्षों की सेवा और अनुशासन से आता है। आज वह यहां किसी औपचारिक बैठक में नहीं, बल्कि एक अचानक निरीक्षण के लिए आई थी। शहर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी थीं और वह अच्छी तरह जानती थी कि भीड़ के बीच छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। उसकी नजरें हर गतिविधि पर टिकी थीं, लोगों के व्यवहार से लेकर पुलिसकर्मियों की सतर्कता तक। गेट के पास खड़ा कांस्टेबल राघव पाटिल उसकी नजर में सबसे पहले आया। उसकी चाल ढाल में जिस तरह की लापरवाही थी, उसे देखकर लगता था जैसे ड्यूटी कोई मजबूरी हो, जिम्मेदारी नहीं। एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से बेपरवाही से हवा में इशारे, जिसे चाहे उसे रोक ले, जिसे चाहे बिना जांच के अंदर जाने दे। कभी हंस पड़ता, कभी किसी को डांट देता, कभी फोन पर कुछ देखने में इतना खो जाता कि लोगों की लंबी लाइन की उसे परवाह तक न रहती। उसके चेहरे पर गंभीरता नाम की चीज नहीं थी। कविता दूर खड़ी सब देख रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने कई अनियमितताएं पकड़ ली थीं। लाइन में खड़ी एक महिला ने आगे बढ़कर कुछ पूछा ही था कि राघव ने ऊंची आवाज में उसे झिड़क दिया, मैडम, एक तरफ खड़ी रहिए, यहां वाईपी गेट है, समझ में नहीं आता क्या? उसकी आवाज में न तहजीब थी, न सम्मान। लोगों की नजरें एक पल को उस पर टिकतीं और फिर निराशा के साथ हट जातीं। कविता के दिल में हल्की सी कसक उठी। वह जानती थी कि पुलिस का असली कर्तव्य जनता को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान देना है, लेकिन राघव जैसे लोग वर्दी की मर्यादा को समझ ही नहीं पाते। भीड़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे, विष्णम और लीला। विष्णम जी के कदम थोड़ा लड़खड़ा रहे थे और लीला जी उनका हाथ थामे हुए धीरे धीरे चल रही थीं। दोनों के चेहरों पर उम्र की थकान थी, लेकिन आंखों में किसी कार्यक्रम को देखने की खुशी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे गेट के करीब पहुंचे, राघव ने बिना देखे उन्हें रोक दिया। इतना धीमे क्यों चल रहे हैं? लाइन खराब कर रहे हैं। जाइए, पीछे जाइए। विष्णम जी ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर राघव के तेवर देखकर चुप हो गए। आसपास खड़े कई लोग इस व्यवहार से असहज हो गए। कविता ने यह सब देखा और उसके भीतर कहीं पुरानी यादें उभर आईं। उसके पिता, जो खुद एक ईमानदार पुलिसकर्मी थे और जिन्हें एक बार एक साथी की गलती की वजह से गलतफहमी का सामना करना पड़ा था। इस घटना ने कविता को बचपन से ही सिखा दिया था कि पुलिसकर्मी की गलती केवल उसकी नहीं होती, वह पूरे विभाग की छवि को चोट पहुंचाती है। भीड़ आगे बढ़ रही थी और कविता भी धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ी। वह अब राघव से कुछ ही दूरी पर थी। वह देख रही थी कि राघव कुछ लोगों को बिना जांच के ही अंदर जाने दे रहा है और कुछ से कॉफी पैसे के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। यह दृश्य उसके लिए बिल्कुल असहनीय था। तभी राघव ने कविता की ओर देखा, लेकिन उसके लिए वह बस एक साधारण सी महिला थी। उसने घूर कर कहा, आप क्यों आगे बढ़ रही हैं? लाइन में रहिए, यहां आने का कोई हक नहीं है आपको। कविता ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। उसकी आंखों के पीछे एक शांत तूफान था जिसे केवल वही समझ सकती थी। आपका काम क्या है? उसने धीमी पर बेहद ठंडी आवाज में पूछा। राघव ने हंसते हुए कहा, मेरा काम है कि आपके जैसे लोगों को अंदर न जाने दूं, समझी?
उस एक वाक्य ने जैसे पूरे माहौल को थाम लिया। भीड़ चुप पड़ गई, हवा तक रुक गई हो जैसे। कविता ने बहुत धीरे से अपना चश्मा उतारा। उसके चेहरे पर वह ठंडा आत्मविश्वास था जिसे देखकर अनुभवी अफसर भी घबरा जाएं। उसने अपनी साड़ी की पल्लू से एक कार्ड निकाला और सीधा राघव के सामने पकड़ दिया। कार्ड पर चमचमाता हुआ चिन्ह। राघव की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। उसने जैसे ही बोलने की कोशिश की, आवाज बाहर ही नहीं आई। भीड़ में हलचल हुई। लोगों को समझ आने लगा कि जिसने अभी अभी गेट पर सबसे ज्यादा हेकड़ी दिखाई, उसने असल में किसे रोक रखा था। कविता बस खड़ी रही, सीधी, स्थिर और ऐसी नजरों के साथ जो इंसान को अंदर तक झोंक दे। और यहीं से इस शांत सी सुबह का असली तूफान शुरू होने वाला था। गेट के सामने पसरी हुई खामोशी कुछ पल के लिए ऐसे थी जैसे समय ही थम गया हो। भीड़ की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और सबकी नजरें उसी ओर टिक गई थीं जहां राघव पाटिल अब तक खड़ा कर दिखा रहा था। पर इस समय उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, माथे पर पसीना चमक रहा था, जैसे अचानक ठंडी सुबह की हवा उसके अंदर छिपे डर को बाहर खींच लाई हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और फोन, जो कुछ देर पहले तक उसके हाथ में मजे से खेल रहा था, अब जैसे उसके लिए बोझ बन गया था। कविता राव ने अपने कार्ड को वापस साड़ी में खोंसा और एक कदम आगे बढ़कर राघव के बिल्कुल सामने खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न चीख, बस एक अजीब सी सख्ती थी जो किसी भी अनुशासनहीन व्यक्ति के दिल में डर पैदा कर देती। भीड़ में बैठे कई लोगों को लग रहा था कि अब जो होगा वह शायद वे अपने जीवन में पहली बार देखने जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? कविता की आवाज धीमी थी, पर इतनी पैनी कि जैसे हवा को चीरती चली जाए। राघव ने बोलने की कोशिश की, पर शब्द गले में फंस गए। मैं मैडम, मैंने मेरा मतलब कि। उसके होंठ थरथरा रहे थे। कविता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप, एक शब्द नहीं। जब बोला जाएगा तभी बोलना। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि राघव तुरंत सीधा खड़ा हो गया, जैसे सालों से अनुशासन का पाठ पढ़ रहा हो। यह वही आदमी था जो कुछ मिनट पहले आम लोगों को धक्का दे रहा था, बुजुर्गों को डांट रहा था और रिश्वत लेकर लोगों को बिना जांच के अंदर भेज रहा था। अब वही आदमी एक अपराधी की तरह कांप रहा था। कविता ने गेट के पास मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों की ओर भी देखा। उनमें से कई अपनी आंखें झुका चुके थे। उनकी सांसें तेज थीं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि आज की सुबह सिर्फ राघव की नहीं, पूरी टीम की परीक्षा है। भीड़ में खड़ा अरविंद, वह युवा छात्र जो पुलिस सेवा में जाने का सपना देख रहा था, यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में सम्मान और हैरानी दोनों थे। उसे लग रहा था कि आज उसके सामने ऐसा सच खुल रहा है जो किताबों में नहीं मिलता। जिस वर्दी को वह अपना भाभी लक्ष्य समझता था, उसकी मर्यादा को बचाना कितना कठिन होता है, यह पहली बार उसे महसूस हो रहा था। इसी बीच थोड़ी दूर खड़े विष्णम और लीला भी पूरी घटना देख रहे थे। लीला ने धीरे से पति का हाथ थामा और फुसफुसाकर कहा, भगवान ने ही भेजा है आज इन्हें, वरना हमारा हाल कौन पूछता। विष्णम बस हल्का सा सिर हिलाकर रह गए। उनकी आंखों में दर्द, शर्म और राहत, तीनों भाव एक साथ तैर रहे थे। कविता ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर राघव की तरफ मुड़ी। अभी के अभी अपने ड्यूटी बुक और गेट की एंट्री रजिस्टर निकालो, उन्होंने आदेश दिया। आदेश ऐसा था कि राघव के पास न इनकार का साहस था, न देरी का मौका। वह जल्दी जल्दी टेबल की ओर भागा और घबराहट में कागज उलटने पलटने लगा। कुछ कागज नीचे गिर गए, जिन पर दर्ज नामों में कई अनियमितताएं साफ दिखाई दे रही थीं। कुछ नामों के सामने निशान बने थे, कुछ जगहों पर राशि का संकेत था और कुछ जगहों पर समय का जिक्र ही नहीं था। कविता ने हर पन्ने को बड़ी ध्यान से देखा। यह सब तुम्हारे हस्ताक्षर हैं? कविता ने पूछा। राघव ने निगलते हुए कहा, जी मैडम, मगर कहा था न जब कहा जाए तभी बोलना। राघव फिर चुप हो गया। कविता ने पास के कैमरे के खंभे की ओर इशारा किया और एक दूसरे पुलिसकर्मी से बोली, तुरंत कैमरा फुटेज निकालो, अभी। एक जवान तुरंत हरकत में आया। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी। उसमें साफ दिख रहा था कि राघव कैसे कई लोगों को बिना जांच के अंदर जाने दे रहा है, कैसे पैसे लेकर भीड़ को धोखा दे रहा है और कैसे बुजुर्ग दंपत्ति को धक्का देकर वापस भेज देता है। भीड़ में खड़े लोग फुटेज देखकर हैरान हो गए। कुछ लोग तो आपस में फुसफुसाने लगे कि वे भी इससे पहले राघव जैसे व्यवहार का सामना कर चुके हैं। कविता ने फुटेज देखकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द भी झलकने लगा। उसे अपने पिता की याद आ गई,
जिनके साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि राघव का व्यवहार केवल उसकी गलती नहीं, बल्कि पूरी वर्दी पर एक दाग है। राघव ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई। कविता ने उसे घूर कर देखा। गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए। यह जो तुम कर रहे थे, वह अपराध है, और अपराध माफी से नहीं मिटता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कविता ने तुरंत कहा, सब इंस्पेक्टर मनोज शेट्टी को बुलाओ, अभी। कुछ ही मिनटों में मनोज शेट्टी भागते हुए पहुंचे। उनके कदमों में तनाव साफ दिख रहा था, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि मामला कितना गंभीर है। मैडम, उन्होंने आदर से कहा, क्या हुआ? कविता ने सबूतों की ओर इशारा किया। यह हुआ है, और यह सब तुम्हारी नाक के नीचे हुआ है। मनोज का चेहरा पीला पड़ गया। कविता की आवाज अब पूरी टीम के लिए थी। मैंने पूरे विभाग में यह साफ कर रखा है, जनता हमारे लिए बोझ नहीं है, जनता ही हमारी ताकत है। जो वर्दी पहनकर जनता को अपमानित करे, वह पुलिस कहलाने के लायक ही नहीं। राघव की टांगें जैसे अब उसे संभाल ही नहीं पा रही थीं। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया, जैसे अपने ही अपराधों के बोझ तले दबता जा रहा हो। और ठीक उसी क्षण कविता राव ने वो फैसला किया जिसने इस सुबह को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मनोज शेट्टी के आने से माहौल और भी गंभीर हो गया था। हवा में एक अजीब सा तनाव लटक गया था, जैसे सब लोग किसी अनदेखे फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हों। कविता राव ने धीरे से सिर उठाया और मनोज को सीधा देखा। उनकी आंखों में वह ठंडा सन्नाटा था जो केवल उन्हीं अफसरों की निगाहों में दिखता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन और ईमानदारी में गुजारी हो। मनोज उस नज़र को समझ गए और उनकी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वह जानते थे कि आज जो कुछ भी होने वाला है, वह आने वाले दिनों में पूरे विभाग के लिए नज़ीर बन सकता है। कविता ने मनोज के सामने रजिस्टर और कैमरा फुटेज में दिख रही सारी अनियमितताएं रखते हुए कहा, क्या आपकी निगरानी में यही सब हो रहा है? आपको पता भी था कि आपका आदमी क्या कर रहा है? मनोज की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मुझे नहीं पता था कि। कविता ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगर तुम्हें पता नहीं था तो यह भी गलती है, और अगर पता था तो उससे भी बड़ी गलती है। दोनों ही स्थिति में जवाबदेही तुमसे शुरू होती है। भीड़ में खड़े लोग चुप थे, लेकिन अंदर से हर कोई एक अलग ही भावनात्मक हलचल से गुजर रहा था। कुछ को लगा जैसे पहली बार उन्होंने किसी अधिकारी को ऐसी सख्ती दिखाते देखा हो। कुछ को लगा जैसे देर से सही, पर न्याय की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी है। कुछ के चेहरों पर सम्मान था, कुछ के चेहरों पर हैरानी। अरविंद जैसे युवाओं के लिए यह दृश्य उनके दिलों में अंकित हो रहा था। वह समझ रहा था कि वर्दी का बोझ कितना भारी होता है। उधर राघव अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से डर बह रहा था और उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। कुछ पलों पहले उसकी आवाज ऊंची थी, उसका व्यवहार उग्र था, पर आज वह अपनी ही करतूतों के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसकी समझ में आ चुका था कि आज वह किसी साधारण महिला से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से टकरा गया है जिसके सामने गलती करने वाले सीधे खड़े नहीं हो सकते। कविता ने धीरे से गहरी सांस ली और आसपास के पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, वर्दी पहनना आसान है, वर्दी को ईमानदारी से निभाना कठिन है। जनता आपसे डरकर नहीं, भरोसा करके आए हमारे काम का मूल है। फिर उन्होंने मनोज को आदेश दिया, तुरंत पूरे गेट की व्यवस्था रोक दी जाए। किसी को अंदर नहीं जाने देना जब तक मैं अनुमति न दूं, और राघव को अभी इसी समय निलंबन की कार्रवाई के लिए तैयार करो। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग सिहर उठे। राघव ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैडम, एक मौका दे दीजिए, मेरी घर की हालत। कविता ने उसकी ओर एक लंबी गहरी नजर डाली। जब तुम लोगों से पैसे ले रहे थे, तब घर की हालत याद नहीं आई? जब तुमने उन बुजुर्गों को रोका, तब तुम्हें परिवार की चिंता नहीं हुई? और जब तुमने सुरक्षा जांच को मजाक बनाया, तब शहर की सुरक्षा का क्या? उसका सिर झुक गया, आंसू उसके गालों पर ढुलकने लगे। भीड़ शांत थी, पर कई के अंदर सहानुभूति की एक चुभन महसूस हुई। गलत इंसान भी इंसान ही होता है, पर गलती की कीमत तो वही चुकाता है जिसने उसे किया है। कविता राव का चेहरा बिल्कुल कठोर नहीं था, पर वह न्याय की उस सीमा पर खड़ी थीं जहां भावना और नियम टकराते नहीं, बल्कि अपने अपने हिस्से निभाते हैं। इसी बीच लाइन से हटाए गए विष्णम और लीला को एक जवान ने आगे लाकर कविता के पास खड़ा किया।
दोनों के चेहरों पर झिझक थी। लीला ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, आपने जो किया उसका आभार हम शब्दों में नहीं कह सकते। हमने तो सोचा था कि हमारी कोई सुनवाई ही नहीं होगी। कविता ने पहली बार उस दिन एक कोमल भाव दिखाया। आप दोनों इस शहर के नागरिक हैं। आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो आपके साथ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। विष्णु ने थके हुए स्वर में कहा, बहुत दिनों बाद लगा कि किसी ने हमें आम आदमी नहीं, इंसान समझा। कविता ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। अब आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यह दृश्य देखकर अरविंद की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर पुलिसकर्मी ऐसे हों तो यह पेशा कितना पवित्र है। उसका मन जैसे और दृढ़ हो गया था। वह भविष्य में ऐसी ही वर्दी पहनना चाहता था। वही अनुशासन, वही ईमानदारी। कविता ने तुरंत एक जवान को बुलाकर कहा, इन दोनों को वीआईपी लाउंज तक छोड़कर आओ। इनके लिए सहायता की व्यवस्था भी कर देना। जब जवान उन्हें ले जाने लगे तो लीला ने मुड़कर कविता को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जैसी बेटियां ही यह देश संभालती हैं। कविता ने सिर झुका लिया। यह वह पल था जिसमें कठोरता और संवेदनशीलता दोनों एक साथ बह रही थीं। उधर मनोज शेट्टी ने सारी औपचारिकताएं तैयार कर ली थीं। उन्होंने कविता के पास आकर कहा, मैडम, निलंबन की कार्रवाई के कागज तैयार हैं। कविता ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर पूरे दल की ओर मुखातिब हुई, आज जो हुआ वह केवल एक कार्रवाई नहीं है। यह याद दिलाने वाला सबक है कि वर्दी का असली वजन जनता के विश्वास से आता है और विश्वास खोना सबसे बड़ा अपराध है। सब पुलिसकर्मी बिना हिले डुले खड़े थे। उनके चेहरों पर एक गंभीर भाव था, जैसे वे अपने भीतर भी किसी सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे हों। राघव धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वह सीधे खड़ा हो सके। कविता ने अंतिम बार उसकी ओर देखा। अब जाओ, आगे की जांच विभाग करेगा। राघव ने सिर झुकाकर सलाम किया और भारी कदमों से पीछे हटने लगा। उसकी हर चाल आज उसके लिए सजा थी और भीड़ में खड़े हर व्यक्ति के लिए यह एक सीख थी। गेट के ठीक सामने खड़े सभी पुलिसकर्मियों के चेहरों पर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जैसे पूरा माहौल अपनी सांस रोककर देख रहा हो कि अब कविता राव आगे क्या करने वाली हैं। हवा में हल्की ठंडक जरूर थी, पर लोगों के दिलों में जो तनाव फैला हुआ था वह तापमान से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। राघव के जाने के बाद भी हवा में उसकी गलतियों का असर तैर रहा था, एक ऐसा असर जो हर पुलिस वाले को भीतर तक हिला चुका था। कविता ने धीरे से अपनी घड़ी देखी और फिर मनोज शेट्टी की ओर बिना पलक झपकाए कहा, अब आंतरिक जांच दल को तुरंत यहां बुलाना होगा। जितनी देर यह स्थिति लटकी रहेगी उतने ही सवाल उठेंगे। मनोज ने सिर हिलाया और तुरंत वॉकी टॉकी पर संदेश भेज दिया। कुछ ही पल में उसकी आवाज फैल गई, आंतरिक जांच दल को तुरंत गेट नंबर 3 पर पहुंचना है। संदेश साफ, छोटा और तनावरहित आवाज में बोला गया था, पर उसके मायने पूरे विभाग के लिए बहुत बड़े थे। भीड़ अब भी रुकी हुई थी। कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जवानों ने उन्हें विनम्रता से रोक दिया। कविता ने सबको इशारे से शांत किया और कहा, कृपया कुछ देर का सहयोग कीजिए। आपकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। भीड़ में खड़े कई लोगों के चेहरे पर सम्मान उभर आया था। किसी अधिकार की मांग किए बिना उनकी आंखों में भरोसा देखा जा सकता था, वह भरोसा जो कभी कभी पुलिस की छोटी सी संवेदनशीलता से जन्म लेता है। इस बीच अरविंद धीरे धीरे कदम बढ़ाकर कविता के पास आया। उसके चेहरे पर झिझक थी, पर हृदय में एक अनकही भावना। मैडम, उसने धीमे से कहा, अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं एक बात कह सकता हूं। कविता ने उसकी ओर देखा। कहो। अरविंद ने गहरी सांस ली। आज आपने जो किया उसने हम जैसे युवाओं को दिखा दिया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। मैं भी पुलिस सेवा में आना चाहता हूं, और अगर कभी वर्दी मिली तो मैं आज की घटना को याद रखकर ही काम करूंगा। कविता के चेहरे पर एक क्षण भर के लिए एक बेहद हल्की मुस्कान उभरी। तुम्हारे जैसे लोग अगर विभाग में आएंगे तो यह वर्दी और मजबूत होगी। अरविंद के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर नम्रता से सलाम किया। उधर मनोज शेट्टी ने फुटेज और रजिस्टर दोबारा जमा किए और कविता से कहा, मैडम, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी निगरानी कमजोर पड़ी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कविता ने उसे ध्यान से देखा। मनोज, निगरानी में चूक होना गलती है, लेकिन उसे स्वीकार करना साहस। आशा है कि यह घटना तुम पर गहरा असर छोड़ेगी।
थोड़ी ही देर में पुलिस की एक जीप गेट पर आकर रुकी। उसमें से 3 अधिकारी उतरे। आंतरिक जांच दल। उनका चेहरा कड़ा था और कदम तेज। उनके हाथों में क्लिपबोर्ड, पेन और विभागीय दस्तावेज थे। भीड़ हल्की सी बड़बड़ाई। कुछ लोग एक दूसरे को बताते रहे कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। आंतरिक जांच दल के प्रमुख अधिकारी ने कविता को सलाम किया और गंभीर आवाज में पूछा, मैडम, रिपोर्टिंग शुरू करें। कविता ने बिना समय गंवाए सबूतों की फाइल उनके हाथ में थमा दी। यह कैमरा फुटेज, यह ड्यूटी रजिस्टर और यहां 3 गवाहीन में एक बुजुर्ग दंपत्ति और एक छात्र और बाकी भीड़ भी बयान दे सकती है। अधिकारी ने फाइल पलटकर देखी। स्पष्ट मामला है मैडम, कविता ने शांत स्वर में कहा। गलती स्पष्ट है। अब प्रक्रिया साफ और सख्त होनी चाहिए। उधर राघव कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि आंतरिक जांच दल की रिपोर्ट उसके भविष्य का फैसला करने वाली है। वह चाहता तो था कि कविता से फिर माफी मांगे, पर उसके पास अब शब्द भी नहीं बचे थे और हिम्मत भी। इसी दौरान लीला और विष्णु को वापस लाया गया ताकि उनका बयान दर्ज हो सके। लीला ने नम्रता से कहा, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, पर अच्छी बात यह है कि हमें न्याय मिला। विष्णु की भारी आवाज, उम्र से थकी हुई लेकिन सच्चाई से भरी हुई, वातावरण को और गंभीर बना गई। यह वर्दी देश की शान है और आज हमें लगा कि यह शान अभी भी जिंदा है। कविता ने दोनों को फिर से आश्वासन दिया और एक जवान से कहा, इन दोनों को आराम करने के लिए बैठने की जगह दी जाए। भीड़ में खड़े कई लोगों ने तालियां बजा दी, धीमी, सम्मान से भरी हुई तालियां। उन तालियों में न कोई शोर था, न प्रदर्शन, बस दिल की गहराइयों से निकली स्वीकृति थी। कविता ने सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं क्योंकि उसके लिए यह कोई जीत नहीं, एक जिम्मेदारी थी। जांच दल ने कुछ और सवाल पूछे और फिर मनोज शेट्टी के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। कविता कुछ कदम पीछे हटकर भीड़ का निरीक्षण करती रही। उसके भीतर अभी भी शांति नहीं थी। उसे लगता था कि गंदगी का एक हिस्सा हटाया गया है, लेकिन सफाई अभी भी जारी रहनी चाहिए। तभी मनोज वापस आए और बोले, मैडम, जांच दल ने प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। उनका कहना है कि कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगी। कविता ने हल्की सी सांस छोड़ी। ठीक है, उन्हें बताओ कि विभाग किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। मनोज ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। थोड़ा सा सन्नाटा छाया और फिर कविता ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अब गेट खोलो, लोगों को अंदर जाने दो। उनकी प्रतीक्षा अब और नहीं बढ़नी चाहिए। जवानों ने तुरंत गेट खोल दिया। लोग व्यवस्थित तरीके से अंदर जाने लगे। हर कोई जाते हुए कविता को एक सम्मान भरी नजर से देख रहा था। कुछ ने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया, कुछ ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, और इस भीड़ के बीच कविता राव शांत खड़ी रही, जैसे सुबह की ठंडी हवा में एक मजबूत पेड़ जिसकी जड़ें गहरी हैं और जिसका अस्तित्व लोगों को सुरक्षा का एहसास देता है। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। गेट खुलने के बाद भी कुछ देर तक भीड़ का बहाव धीमा ही था। लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी अनहोनी के डर से नहीं, बल्कि जिस गंभीर माहौल के गवाह अभी अभी बने थे उसके सम्मान में। हवा में अब पहले वाली बेचैनी नहीं थी। उसकी जगह एक प्रकार की स्वीकृति और संतोष फैल गया था। लोग अंदर जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर कविता राव को देखते, मानो उन आंखों में उन्हें किसी व्यवस्था की नई आशा दिखाई दे रही थी। कविता ने अपने कंधे को हल्का सा झटका दिया, जैसे सुबह की घटनाओं का बोझ उतारना चाहती हों, पर वह बोझ पूरी तरह उतरना संभव नहीं था। वह बोझ केवल राघव की करतूतों का नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का था जिसमें ऐसी गलतियां अक्सर दबा दी जाती थीं। उसे पता था कि आज की कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है। आगे अभी कई जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी हैं। कुछ ही दूरी पर खड़ा अरविंद कविता को निहार रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी लगन और उत्साह दिखाई दे रहा था। वह आगे बढ़कर बोला, मैडम, अगर आप अनुमति दें तो मैं मदद कर सकता हूं। भीड़ को संभालने में या बयान दर्ज करवाने में जो भी जरूरत हो। कविता ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा नाम अरविंद है ना? जी मैडम। पुलिस में आना चाहोगे? अरविंद की आंखें चमक उठीं। जी, यही सपना है मेरा। कविता ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। तो याद रखना, आज जो कुछ देखा है वही असली पुलिस है। न डरना, न झुकना और न जनता को कभी अपमानित होने देना। अरविंद ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं मैडम। कुछ ही समय बाद
आंतरिक जांच दल फिर बाहर आया। उन्होंने कविता को सलाम किया और कहा, प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। सभी गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फुटेज सुरक्षित है और राघव पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। यह सुनकर भीड़ के कुछ बचे हुए लोग राहत की सांस लेते हुए अंदर बढ़ गए। कविता ने जांच दल को धन्यवाद दिया और उनके जाने के बाद पूरी टीम को इकट्ठा किया। वहां खड़े हर जवान का चेहरा गंभीर था। किसी में डर था, किसी में आत्मचिंतन और कुछ की आंखों में संकल्प। कविता ने कहा, आज जो हुआ वह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है। यह हमारी सामूहिक लापरवाही का नतीजा है। अगर आज राघव पकड़ा गया तो कल तुम में से कोई भी हो सकता है। अगर तुमने जनता के साथ गलत व्यवहार किया तो याद रखो, इस वर्दी की इज्जत जनता के भरोसे से होती है। भरोसा खोया तो वर्दी अपने आप हल्की पड़ जाती है। सबने चुपचाप सिर झुका लिए। इसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। वह सिक्योरिटी लाइन से गुजर रहा था, लेकिन कविता के पास आकर रुक गया। वह बोला, बेटिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अधिकारी देखे हैं, पर आज पहली बार लगता है कि कहीं न्याय अभी भी जिंदा है। कविता ने विनम्रता से कहा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। कर्तव्य निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भगवान तुम्हें शक्ति दे। उनकी ये बातें कविता के मन में सीधे उतर गईं। उसने पहली बार उस सुबह एक गहरी, संजीदा सांस ली, जैसे किसी ने उसके हृदय पर रखा बोझ थोड़ी देर के लिए हल्का कर दिया हो। भीड़ लगभग समाप्त हो चुकी थी। जवान धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़े हो रहे थे। मनोज शेट्टी आगे आकर बोले, मैडम, क्या आप चाहेंगी कि हम पूरी टीम को दोबारा प्रशिक्षण के लिए भेजें? कविता ने कहा, हाँ, यह जरूरी है और मैं खुद एक विशेष सत्र लूंगी व्यवहार, अनुशासन और जनसंपर्क पर। वर्दी का व्यवहार सबसे पहले जनता के साथ दिखता है, इसे ठीक करना ही होगा। मनोज ने राहत की सांस ली। ठीक है मैडम, मैं आदेश तैयार कर देता हूं। जैसे ही वह जाने लगा, कविता ने उसे रोका। मनोज, याद रखना, गलती को छिपाना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी। मनोज की आंखों में सम्मान की चमक लौट आई। कुछ दूरी पर लीला और विश्नम स्टेडियम के अंदर जाने ही वाले थे कि उन्होंने मुड़कर कविता को फिर देखा। लीला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तुम न होती तो आज हमारा आत्मसम्मान भी छलनी हो जाता। ईश्वर तुम्हें सुरक्षित रखे। कविता ने हल्का सा सिर झुकाया। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। उन दोनों के जाने के बाद कविता थोड़ी देर तक उसी स्थान पर खड़ी रही। हवा में अब सुबह की ठंडक कम हो चुकी थी, पर उसके भीतर जो दृढ़ता जाग चुकी थी वह और अधिक गहरी हो गई थी। अचानक उसके वॉकी टॉकी में एक आवाज गूंजी, मैडम, मुख्य प्रवेश द्वार पर नई समस्या है, कृपया तुरंत आएं। कविता की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। कैसी समस्या? मैडम, कुछ लोग बिना अनुमति अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि उन्हें किसी बड़े अधिकारी ने बुलाया है। कविता की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे पता हो कि यह मामला बहुत साधारण नहीं होगा। वह आगे बढ़ीं, कदम तेज होते गए। आज की सुबह अभी खत्म नहीं हुई थी। आज तो बस असली परीक्षा शुरू हुई थी। कविता राव तेज कदमों से मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थीं। उनके जूतों की आवाज सीढ़ियों पर एक स्थिर लय में गूंज रही थी, मानो हर कदम यह कह रहा हो कि आज भी उनके सामने कोई छोटी चुनौती नहीं है। सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, पर वातावरण में अभी भी वही तनाव घुला हुआ था जो गेट पर हुई घटना के बाद से जमा था। आसपास खड़े जवानों ने उन्हें आते ही सलाम किया और कविता ने गंभीरता से जवाब दिया। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि 5-6 लोग बहस कर रहे थे। उम्र के हिसाब से वे मध्यम आयु के लग रहे थे। कपड़े महंगे थे, व्यवहार में अभिमान साफ दिख रहा था। उनमें से एक आदमी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, हमसे कहा गया था कि हम सीधे अंदर जा सकते हैं। कौन हो तुम, हमें रोकने वाले? जवान ने शांत स्वर में कहा, साहब, नियम सबके लिए एक जैसा है। बिना अनुमति पत्र के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वह आदमी जवान को धक्का देने पर उतारू था। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वह वर्षों से आदत डाल चुका है कि नियम हमेशा उसके लिए मुड़ जाते हैं। कविता ने आगे बढ़कर कहा, यहां क्या हो रहा है? उस आदमी ने उनकी तरफ देखा और कविता को देखते ही उसकी आवाज का स्वर पहले से अधिक रुखा हो गया। आप इनसे कहिए कि हमें जाने दें। हम खास मेहमान हैं, हमें बुलाया गया है। कविता ने शांत नजर से पूछा, किसने बुलाया है? आदमी थोड़ा अटक गया। ये मतलब आयोजकों ने।
कविता ने भौहें उठाईं। कौन सा आयोजक, नाम बताइए। उस आदमी की आंखों में झिझक दिखाई दी। उसने पीछे खड़े अपने साथियों की ओर देखा, पर किसी ने भी आगे बढ़कर कुछ नहीं कहा। कविता ने जवानों की ओर देखा और कहा, इनकी जांच करो। बैग, जेब और उनके पहचान पत्र। कुछ लोग तुरंत पीछे हटने लगे। उनकी हरकतों में एक घबराहट थी जिसे कोई भी समझ सकता था कि मामला साधारण नहीं है। जवानों ने एक एक कर सभी की तलाशी ली। तभी एक जवान ने एक व्यक्ति के बैग से कुछ कागज निकालकर कविता को दिए। कविता ने उन्हें पलटा और उसके चेहरे की गंभीरता और गहरी हो गई। वे कागज अनुमति पत्र नहीं, बल्कि नकली पास थे, ऐसे पास जो स्टेडियम के असली डिजाइन की नकल कर बनाए गए थे। कविता ने सख्त आवाज में कहा, ये पास नकली हैं। तुम लोग कौन हो? सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। उनमें से एक आदमी जो अभी तक चुप था आगे बढ़ा। मैडम, हम तो बस किसी के कहने पर आए थे। हमें नहीं पता था कि पास नकली हैं। कविता ने तीखी नजर से देखा। जिसने दिया उसका नाम बताओ। आदमी कांप गया। मैडम, वो एक आदमी है। नाम शायद दिनेश या। कविता ने कहा, पूरा नाम। आदमी ने डरते हुए कहा, दिनेश गौड़ा। यह नाम सुनते ही जवानों के बीच हलचल मच गई। दिनेश गौड़ा शहर का जाना माना दलाल था जो बड़े आयोजनों में फर्जी पास, फर्जी परमिशन और वाइप पहुंच बेचने के लिए कुख्यात था। कई बार पकड़ा गया, पर हर बार सबूतों की कमी से छूट जाता था। कविता ने उस आदमी का नाम सुनते ही महसूस किया कि आज का मामला शायद पहले से कहीं बड़ा होने वाला है। कविता ने मनोज शेट्टी को बुलाया। मनोज, पूरे शहर में दिनेश गौड़ा की गतिविधियों पर नजर रखी गई है। क्या तुम्हें उसकी हाल की कोई सूचना मिली थी? मनोज ने सिर हिलाया। मैडम, पिछले 2 हफ्तों से वह कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद किसी बड़े आयोजन के इंतजार में था। कविता ने कहा, और आज वही दिन है। उन्होंने नकली पास फिर से उठाए और एक एक को ध्यान से देखा। इन पासों का डिजाइन बहुत सटीक है। कोई साधारण आदमी इन्हें नहीं बना सकता। यह एक संगठित गुट का काम है। भीड़ और जवान दोनों एकदम शांत हो गए। इसी समय एक जवान दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम, फुटेज में कुछ मिला है। कविता तुरंत उसके साथ फुटेज रूम की ओर बढ़ी। वहां स्क्रीन पर एक वीडियो रुका हुआ था कुछ घंटे पहले का। वीडियो में दिख रहा था कि वही 5-6 लोग किसी दरवाजे से अंदर आते हैं, दिनेश गौड़ा जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश करते हैं और फिर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। कविता ने वीडियो की फ्रेम्स एक एक करके ध्यान से देखीं। जूम करो। जवान ने जूम किया। चेहरे साफ दिखाई देने लगे। कविता ने धीरे से कहा, यह वही है दिनेश गौड़ा, और इसका मतलब है कि वह यहीं कहीं आसपास है। उनके भीतर एक अलग ही ज्वाला भड़क उठी। राघव की घटना ने पहले ही सुबह को भारी बना दिया था, पर यह मामला उससे कहीं बड़ा था। नकली पासों का गिरोह, आयोजनों में अवैध घुसपैठ और सुरक्षा के गंभीर खतरे सब मिलकर इस दिन को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। कविता ने तुरंत आदेश दिया, सभी मुख्य द्वार, सेवा प्रवेश और स्टैंड के रास्तों पर चौकसी बढ़ाओ। किसी को भी बिना जांच के अंदर मत जाने दो। और अगर दिनेश गौड़ा दिखे तो तुरंत मुझे सूचना देना। जवानों ने तेज आवाज में जी मैडम कहा और अपने अपने स्थानों पर फैल गए। स्टेडियम के बाहर का पूरा माहौल अचानक से सतर्क और भारी हो गया। लोग अंदर जा रहे थे, पर जवानों की नजरें अब हर व्यक्ति पर गहरी हो चुकी थीं। अरविंद, जो थोड़ी दूरी से यह सब देख रहा था, आगे आकर बोला, मैडम, अगर आपको लगे तो मैं भी मदद कर सकता हूं। मैं चेहरों को पहचानने में अच्छा हूं। कविता ने उस पर एक दृढ़ नजर डाली। तुम्हारा उत्साह अच्छा है अरविंद, लेकिन इस मामले में खतरा ज्यादा है। दूर से ही देखना और कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत बताना। अब कविता राव सीढ़ियां उतरकर मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं। उनका मन कह रहा था कि यह मामला अभी खुला नहीं है, यह सिर्फ परत का पहला हिस्सा है, और हर कदम के साथ उनका संकल्प और दृढ़ होता जा रहा था। आज की सुबह सचमुच सामान्य नहीं थी। स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था अचानक बहुत सख्त हो गई थी। जवान अपने अपने स्थानों पर फैल चुके थे। उनकी निगाहें हर दिशा में घूम रही थीं, सीढ़ियों पर, दीवारों के कोनों पर, टिकट काउंटर के पीछे, और यहां तक कि पेड़ों की छाया में खड़े लोगों पर भी। हर किसी की चाल में तेजी आ गई थी। हवा की हल्की खनक भी अब जैसे सतर्कता की आवाज बन चुकी थी। कविता राव इस सख्त माहौल के बीच से गुजरते हुए स्टेडियम के दक्षिणी गेट की ओर बढ़ीं, जहां से अक्सर अनधिकृत लोग अंदर जाने की कोशिश करते थे। उनके कदम तेज थे, पर उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी
जो एक अनुभवी अधिकारी में वर्षों की सेवा से बस जाती है। अचानक उनका वॉकी टॉकी क्रैकल हुआ। मैडम, पूर्वी स्टैंड के पास 3 संदिग्ध लोग दिखे हैं। उनमें से एक का चेहरा फुटेज वाले व्यक्ति से मिलता है। कविता ने बिना समय गंवाए कहा, मैं तुरंत पहुंच रही हूं। उन्हें रोको मत, बस नजर रखो। वह दौड़ती हुई पूर्वी स्टैंड की ओर बढ़ी। जवानों ने रास्ता साफ कर दिया। जैसे ही वह पहुंचने ही वाली थीं, अचानक कुछ लोग तेजी से भीड़ में घुलने लगे। जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन 3 आदमी अलग अलग दिशाओं में फैलकर भागने लगे। आवाज गूंजी, मैडम वे भाग रहे हैं। कविता ने बिना एक पल सोचे चिल्लाया, दाएं वाले को घेर लो, पीछे वाले को सीढ़ियों की तरफ मत जाने देना। फिर वह खुद बाएं तरफ दौड़ी, जहां एक दुबला पतला आदमी सर झुकाए तेजी से भाग रहा था। उसकी चाल देखकर साफ लगता था कि वह सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा, वह किसी खास जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कविता बिजली की गति से आगे बढ़ी। सामने की ओर भीड़ का एक समूह खड़ा था, पर कविता ने उस भीड़ को बिना धक्का दिए सिर्फ एक तीखी आवाज में कहा, रास्ता दीजिए। भीड़ जैसे अपने आप हट गई। वह आदमी अब सीढ़ियों के करीब था, पर कविता की लंबी छलांग ने उसे वहीं रोक दिया। उसका हाथ पकड़कर उन्होंने इतने जोर से खींचा कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आदमी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। कौन हो तुम? कविता ने कड़े स्वर में पूछा। वह आदमी चुप रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वह बोलने को तैयार नहीं था। कविता ने उसके बैग को खींचकर खोला। अंदर से नकली पास, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और एक कागज निकला जिसमें कुछ कोड लिखे थे। यह देखकर उनके माथे पर सलवटें पड़ गईं। ये कोड किसके लिए हैं? और दिनेश गौड़ा कहाँ है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे वह किसी ऐसे आदेश का बंदी हो जिससे वह टूट नहीं सकता। कविता समझ गई कि मामला सिर्फ फर्जी पासों का नहीं है, यहां कुछ और बड़ा छिपा है। इसी बीच वॉकी टॉकी में एक और आवाज आई, मैडम। बाकी 2 लोग भागकर पश्चिमी ब्लॉक की ओर गए हैं। हम पीछा कर रहे हैं। हम 2 लोग भागकर समाजात 2 लोग तान हो। कविता ने तुरंत आदेश दिया, ध्यान रखो कि वे भीड़ में न घुसें। उन्हें घेरो, लेकिन हथियार न निकालो जब तक जरूरत न पड़े। लोगों की सुरक्षा पहले है। उन्होंने नीचे गिरा आदमी को खड़ा किया और उसके कंधे को पकड़कर सीधा देखते हुए कहा, तुम लोग यहां किस मकसद से आए हो? वह आदमी घबराहट में रोने लगा। मैडम, हमें बस पैसे दिए गए थे। हमें नहीं पता कि असल प्लान क्या है। कविता ने आवाज ऊंची नहीं की, पर उसकी आंखों में ऐसा दबाव था कि आदमी और झूठ छुपा ही नहीं सकता था। सच बोलो। मैडम, हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि स्टेडियम में एक खास वक्त पर अफरा तफरी फैलानी है। क्या होना था यह हमें नहीं पता। कविता के दिल में एक ठंडा झटका लगा। अफरा तफरी, इसका मतलब यह किसी बड़ा अपराध भी हो सकता था। शायद चोरी, शायद हमला, शायद कुछ और। उन्होंने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है, और अगर जरा सा भी गलत बयान दोगे तो तुम खुद अपने गिरोह के खिलाफ खड़े हो जाओगे। दूसरी ओर मनोज शेट्टी वहां दौड़ते हुए पहुंचे। मैडम, 2 संदिग्धों में से एक को पकड़ लिया गया है, लेकिन तीसरा वह भीड़ में गायब हो गया है। कविता ने सांस रोककर पूछा, क्या वह दिनेश गौड़ा था? मनोज ने कहा, शायद, लेकिन इसका चेहरा फुटेज से काफी मिलता था। कविता ने तुरंत आदेश दिया, पूरे स्टेडियम को अलर्ट करो। हर निकास, हर गेट, हर सीढ़ी पर नजर रखो। वह कहीं दूर नहीं गया होगा। उनकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी मुश्किल को पीछे हटने नहीं देता। अभी थोड़ी देर पहले वह न्याय कर रही थीं, अब वह किसी बड़े खतरे को रोकने की कोशिश में थीं। अरविंद थोड़ा दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भय भी था और गर्व भी। उसने सोचा, अगर पुलिस ऐसी हो तो इस वर्दी के लिए जान तक दी जा सकती है। अचानक एक जवान दौड़कर आया। मैडम, हमने पश्चिमी स्टैंड में एक आदमी को ऊपरी गलियारे की ओर भागते देखा है। उसके हाथ में कुछ छोटा सा उपकरण है। कविता का दिल जोर से धड़क उठा। वही उपकरण जो अभी अभी मिले बैग में था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सभी जवान मेरे साथ चलो। अरविंद, तुम दूर से देखना, यह मामला खतरनाक है। और कविता दौड़ पड़ी, सीढ़ियां, गलियारे और भीड़ को पार करती हुई। आज का दिन सिर्फ अनुशासन की परीक्षा नहीं था, यह शहर की सुरक्षा की परीक्षा भी बनने वाला था। कविता राव पश्चिमी स्टैंड की ओर भाग रही थीं। उनके कदमों की आवाज गलियारों में गूंज रही थी।
स्टेडियम के अंदर की हलचल अब सामान्य से कहीं अलग थी। लोग अपनी सीटों पर तो बैठ रहे थे, लेकिन हवा में किसी अनदेखे खतरे की गंध फैल चुकी थी। जवान हर 2 कदम पर तैनात थे, उनकी आंखें हर चेहरे को स्कैन कर रही थीं। कहीं भी एक अनजान हरकत दिखे तो तुरंत सब अलर्ट हो जाते। सीढ़ियां चढ़ते हुए कविता ने मनोज से पूछा, संदिग्ध किस दिशा में भागा था? मनोज तेजी से बोला, मैडम। वह ऊपरी गलियारे की तरफ गया था, और उसके हाथ में जो उपकरण था वही बैग वाले उपकरण जैसा लग रहा था। कविता का दिल धड़क उठा। वह उपकरण छोटा था, पर उसकी बनावट साधारण नहीं थी। वह कोई खिलौना नहीं, कुछ तकनीकी था, और इसके इस्तेमाल के इरादे अच्छे नहीं लगते थे। गलियारे में पहुंचते ही कविता ने अपने इर्द गिर्द देखा। वहां खिड़की से आती हल्की रोशनी फर्श पर धब्बे डाल रही थी। दूर से आवाजें आ रही थीं। लोग अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। बच्चों की हंसी, अनाउंसमेंट की भी हल्की सी गूंज। इन सबके बीच वह संभावित खतरे को ढूंढ रही थीं, जो अब तक आंखों से ओझल था। अचानक एक जवान ने इशारा किया, मैडम, उधर वह दौड़ रहा है। कविता ने देखा एक आदमी, काले कपड़े पहने, टोपी नीचे खींचे हुए, तेजी से गलियारे की मुड़ी हुई सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था। उसके हाथ में वही छोटा उपकरण था जिसे वह बार बार अपनी जेब में छुपाने की कोशिश कर रहा था। कविता ने जोर से कहा, रुको, पर वह रुका नहीं। वह आदमी घूमकर नीचे की तरफ दौड़ने लगा, जैसे उसे पता हो कि पीछा करने वाले ऊपर चढ़ रहे हैं और उसे नीचे जाकर भीड़ में घुलना है। गलियारे की रेलिंग के नीचे से रोशनी चमक रही थी और उसकी परछाई तेजी से दीवार पर दौड़ रही थी। मनोज ने कहा, मैडम, शायद ये वही गिरोह का मुख्य आदमी है। कविता ने माथे पर आई पसीने की बूंद पोंछी और कहा, उसे किसी भी हालत में जाने मत देना। वह सीढ़ियों पर छलांग लगाकर नीचे उतरीं। उनके पीछे जवान भी दौड़ रहे थे। भीड़ की गूंज अब बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग तनाव महसूस कर रहे थे, कुछ ने शायद तेज भागते पुलिस वालों को देखकर डर से चुपचाप रास्ता पकड़ लिया था। नीचे पहुंचते ही वह आदमी एक टर्न लेकर एक संकरे कॉरिडोर में घुस गया। यह कॉरिडोर स्टेडियम के कर्मचारियों का उपयोग किया जाने वाला हिस्सा था, जहां सामान्य दर्शक नहीं आते। यहां दीवारें फाइलों, तारों और पुराने पोस्टरों से भरी रहती थीं। कविता ने तेजी से कॉरिडोर में कदम रखा, पर अचानक हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह रुकीं। एक पल के लिए उनके कानों ने एक हल्की सी बीप जैसी आवाज पकड़ी। बीप, बीप। उनका दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। वही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, वही आवाज। वह चिल्लाईं, सभी जवान पीछे हटो, अभी। जवान पलक झपकते ही पीछे हटे। कविता आगे बढ़ीं और दीवार के पीछे झांका। वह आदमी दीवार के पास झुककर उस छोटे उपकरण को पैनल में लगाने की कोशिश कर रहा था। वह शायद स्टेडियम की किसी सिस्टम लाइन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से काम कर रही थीं, जैसे उसे पता हो कि उसके पास वक्त बहुत कम है। कविता गुर्राई, रुक जा, यह आखिरी चेतावनी है। वह आदमी अचानक मुड़ा। उसकी आंखों में साफ था कि वह पकड़ में नहीं आना चाहता। उसने उपकरण को कसकर पकड़ा और भागने की कोशिश की, पर कविता ने उसी क्षण उस पर झपट्टा मारा। दोनों जोर से जमीन पर गिरे। उपकरण दूर फिसलकर दीवार से टकराया और वहीं गिरा। बीप की आवाज अचानक रुक गई। आदमी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन कविता ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। तू कौन है और यहां क्या करने आया था? उसने गुर्राकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सच बोल। मैं सिर्फ काम कर रहा था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। कविता ने उसकी आंखों में झांका। वह झूठ नहीं बोल रहा था, पर सच भी पूरा नहीं बता रहा था। इसके पीछे जरूर कोई और बड़ा दिमाग था। जवानों ने उसे पकड़कर खड़ा किया। मनोज तेजी से आया और बोला, उपकरण सुरक्षित कर लिया गया है मैडम। कविता ने उस उपकरण को उठाकर देखा। उसमें जैसे कोई ट्रांसमीटर या सिग्नल जैमर लगा हुआ था, मतलब कि वह स्टेडियम के संचार या सुरक्षा सिस्टम में दखल देना चाहता था। कविता ने कहा, इस आदमी को तुरंत हिरासत में लो और उपकरण को विशेषज्ञ टीम को भेजो। यह मामला साधारण नहीं है। आदमी चिल्लाया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वो वह आ चुका है, तुम रोक नहीं पाओगी। कविता की भौहें तन गईं। कौन आ चुका है? आदमी ने होंठ भींच लिए। वह बोलने को तैयार नहीं था। कविता ने जवानों को इशारा किया, इसे ले चलो। जैसे ही वह आदमी ले जाया जा रहा था, उसने मुड़कर कविता को एक रहस्यमयी नजर से देखा। वह नजर डरावनी थी, मानो चेतावनी दे रही हो कि तू अभी सिर्फ सतह तक पहुंची है।
कविता ने अपनी सांस रोकी और हवा में फैली घुटन को महसूस किया। कुछ बड़ा होने वाला है, और यह शुरुआत थी। कॉरिडोर की हवा अभी तक उस अजीब सी घुटन को समेटे हुए थी। कविता राव कुछ क्षण वहीं खड़ी रहीं, जैसे हवा से ही पूछ रही हों कि आगे क्या छिपा है। उस पकड़े गए आदमी की आखिरी बात वो आ चुका है, उनके मन में किसी अभिशाप की तरह गूंज रही थी। कौन आ चुका है? किसकी बात कर रहा था वह? और आखिर यह पूरा खेल चल किस लिए रहा था? हर सवाल जैसे नए खतरे की दिशा दिखा रहा था। मनोज उनके पास आया और धीमी आवाज में बोला, मैडम, हमने उससे जितने भी सवाल पूछे वह कुछ साफ नहीं बता पा रहा। शायद वह भी किसी बड़े मास्टरमाइंड का मोहरा ही है। कविता ने गहरी सांस ली। मोहरा तो वे सभी थे जिन्हें पकड़ा गया। असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है, और शायद यहीं कहीं आसपास। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक क्षण सोचा। घटनाएं उनकी स्मृति में तेजी से घूमने लगीं। नकली पास भागते हुए लोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और सबसे चिंताजनक वह आदमी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था जो स्टेडियम की प्रणाली को कमजोर कर देता। केवल अव्यवस्था फैलाना इस स्तर का उद्देश्य नहीं हो सकता था। एक बड़ा आयोजन, हजारों की भीड़, ऐसे में थोड़ी सी भी गड़बड़ी बड़े संकट में बदल सकती थी। कविता ने मनोज को कहा, पूरे स्टेडियम को 2 हिस्सों में बांट दो। एक टीम अंदरूनी सुरक्षा संभाले और दूसरी बाहरी। हर बैकडोर, हर गलियारा, हर सीढ़ी की दोनों तरफ गश्त बढ़ा दो, और स्टेडियम के तकनीकी नियंत्रण कक्ष को भी पूरी तरह से सुरक्षित करो। जी मैडम। मनोज तुरंत हरकत में आ गया। अरविंद, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, चिंता से भर गया। वह धीरे से कविता के पास आया और बोला, मैडम, क्या आपको लगता है कि यहां कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है? कविता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ सच का सामना करने का साहस था। हाँ अरविंद, मुझे लगता है कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो पकड़े गए वे सिर्फ पर्दे के आगे खड़े कठपुतली थे। जिसने धागे खींचे हैं वह बहुत चालाक है। अरविंद ने धीरे से कहा, दिनेश गौड़ा। कविता की आंखें चमक उठीं। अगर यह सब उसी का काम है तो वह स्टेडियम में ही कहीं होगा, और उसके पास ऐसा कुछ है जो हमें अभी तक समझ नहीं आया। तभी अचानक स्टेडियम के अंदर की तरफ से जोरदार हल्ला मचा। लोग ऊपरी हिस्से की सीटों की ओर देखने लगे। जवानों के वॉकी टॉकी पर लगातार आवाजें आने लगीं। ध्यान दो, उत्तर स्टैंड में हलचल है। कई लोग अचानक खड़े हो गए हैं। कुछ लोग एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। कविता के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वह गलियारे से निकलकर ऊपरी स्टैंड की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा अचानक बेचैन हो उठा। लोग इधर उधर देखने लगे थे, जैसे कुछ असामान्य हो रहा हो। वातावरण में हल्की सी दहशत की लहर फैलने लगी थी, जिसे अगर रोका न गया तो कुछ ही मिनटों में भीड़ बेकाबू हो सकती थी। मनोज ने दौड़ते हुए कहा, मैडम, कुछ लोग ऊपरी कतार से जोर जोर से इशारे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जवान वहां पहुंचे वे बैठ गए और कुछ नहीं बोले। कविता ने दूर से उन सीटों की तरफ देखा। भीड़ के शोर के बीच उन्हें पहली नजर में कुछ अजीब नहीं दिखा, लेकिन दिल में एक बेचैनी उठने लगी। उन्होंने मनोज से कहा, वहां तक रास्ता खाली कराओ, मैं खुद जाकर देखती हूं। जवानों ने कुछ ही सेकंड में स्टैंड की गलियों को थोड़ा खाली करा दिया। कविता आगे बढ़ीं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग बार बार अपने फोन पर कुछ देख रहे थे और फिर एक दूसरे से नजरें मिला रहे थे, जैसे कोई गुप्त संकेत चल रहा हो। कविता ने पास जाकर पूछा, आप लोग किससे इशारा कर रहे थे? वे चौंक गए। उनमें से एक आदमी ने जल्दी से कहा, हम नहीं मैडम, हम तो बस अपने दोस्त को बुला रहे थे, वो नीचे खो गया था। पर उनके चेहरों पर घबराहट साफ पढ़ी जा सकती थी। कविता ने तुरंत उनके फोन मांगे। फोन दीजिए। उन्होंने अनमन्य ढंग से फोन सौंप दिए। कविता ने स्क्रीन देखी और उनकी आंखों में एक गहरी चमक दौड़ गई। सभी फोन पर एक ही संदेश फ्लैश हो रहा था, एक कोड किसी अनजान नंबर से, और एक ही निर्देश, समय होने वाला है, तैयार रहो। कविता के सीने में अचानक हल्का सा शूल उठा। ये लोग किसी संकेत के इंतजार में थे। किसी समय के आने तक उन्होंने मनोज की तरफ मुड़कर कहा, यह मामला अब साधारण भीड़ प्रबंधन का नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तभी एक जवान हांफते हुए भागकर आया, मैडम, तकनीकी नियंत्रण कक्ष से संदेश आया है, स्टेडियम के कई सीसीटीवी अचानक बंद हो गए हैं। कविता की सांस अटक गई। सीसीटीवी बंद होना, नकली पास, कोड वाला संदेश, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,
यह सब एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। कितने कैमरे बंद हुए हैं? उन्होंने पूछा। करीब 30 मैडम, और सभी एक ही दिशा में लगे हुए थे, पश्चिमी स्टैंड। अब उनके अंदर की अंतर्दृष्टि चिल्ला पड़ी। वही जगह जहां संदिग्ध भागा था, वही जगह जहां उपकरण मिला था, वही जगह जहां तीसरा आदमी गायब हुआ था। कविता ने तुरंत आदेश दिया, सब जवान पश्चिमी स्टैंड की ओर बढ़ें, पूरा क्षेत्र खाली कराओ और किसी भी संदिग्ध को पकड़ो। भीड़ अब हिलने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि कुछ गड़बड़ है। हवा भारी लगने लगी थी। तनाव हर चेहरे पर फैलने लगा था। अरविंद, जो पीछे खड़ा था, आगे आया और बोला, मैडम, अगर आपको लगे तो मैं भी नीचे जाकर लोगों को शांत करूं। भीड़ भड़क गई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। कविता ने उसकी आंखों में देखा साहस, चिंता और जिम्मेदारी का एक मिश्रण। हाँ अरविंद, तुम यह कर सकते हो। नीचे जाओ और लोगों में घबराहट न फैलने देना। अरविंद तुरंत नीचे भाग गया। कविता पश्चिमी स्टैंड की ओर दौड़ी। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर कैमरे बंद किए गए हैं तो इसका एक ही मतलब है, कोई चाहता है कि वह जिस रास्ते से गुजरे वह दुनिया की नजरों से ओझल रहे, और वह शायद अभी उसी रास्ते पर था। कविता राव पश्चिमी स्टैंड की ओर दौड़ रही थी। उनका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता बनी हुई थी जो हर संकट में उन्हें शांत रखती थी। गलियारों के दोनों तरफ जवानों की आवाजें गूंज रही थीं। आदेश, चेतावनियां और लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिशें। भीड़ अब बेचैन होने लगी थी। सीटों से खड़े होकर लोग चारों तरफ देखने लगे थे। किसी को कुछ स्पष्ट पता नहीं था, पर हवा में डर का एक अदृश्य धुआं फैल चुका था। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती गईं, सीढ़ियां और गलियारे मानो खिंचते चले जा रहे थे। वहां पहुंचने से पहले ही उनकी अंतर्दृष्टि उन्हें बता रही थी कि जो कुछ होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, बल्कि बहुत सोच समझकर रचा गया है। पश्चिमी स्टैंड के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ जवान एक द्वार को रोककर खड़े थे। वह द्वार स्टेडियम के अंदरूनी सर्विस एरिया की ओर जाता था, जहां सामान्य दर्शक कभी नहीं आते। जवानों ने बताया, मैडम, यहां कुछ देर पहले किसी ने अंदर जाने की कोशिश की थी। हम पकड़ नहीं पाए। वह तेजी से भाग गया। कविता के गले में एक ठंडा एहसास उतरा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, द्वार खोलो, मैं खुद अंदर जाऊंगी। मनोज ने चिंतित होकर कहा, मैडम, अंदर का क्षेत्र जटिल है, कई रास्ते हैं, अकेले जाना। कविता ने उसकी बात बीच में काट दी। मुझे रास्तों से डर नहीं लगता मनोज, मुझे उस चीज से डर लगता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। चलो। द्वार खुलते ही एक अंधेरा सा लंबा कॉरिडोर सामने था। दीवारों पर वायरिंग, पाइप और पुराने पोस्टर लटके हुए। हवा में हल्की सी धूल और मशीनों की गंध तैर रही थी। कविता धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके कदम हल्के थे पर मन दृढ़। अचानक उन्हें बाईं दीवार पर एक अजीब निशान दिखा। वह किसी रस्सी या बैग के घसीटने जैसा निशान था। उन्होंने टॉर्च जलाई और उस निशान को देखने लगीं। वह सीधे उसी दिशा में जा रहा था जहां तकनीकी नियंत्रण कक्ष स्थित था। मनोज ने घबराहट से कहा, मैडम, क्या उसका लक्ष्य नियंत्रण कक्ष हो सकता है? कविता ने गंभीर आवाज में कहा, अगर कोई स्टेडियम की सुरक्षा को कमजोर करना चाहता है तो सबसे पहला निशाना वहीं होगा। वे तेजी से आगे बढ़ीं। कॉरिडोर का मोड़ काटते ही एक जवान भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं, चेहरा तनाव से भरा हुआ। मैडम, नियंत्रण कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर हलचल की आवाजें आ रही हैं। कविता ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सारे जवान मेरी बात सुने, नियंत्रण कक्ष को चारों तरफ से घेर लो। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और कोई भी अंदर नहीं जाएगा बिना आदेश के। जवान बिजली की गति से फैले। कविता ने दरवाजे तक पहुंचते ही जोर से कहा, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने कान दरवाजे पर टिकाया। अंदर किसी के चलने, चीजें खिसकाने और जैसे कुछ जोड़ने की आवाजें आ रही थीं। यह स्पष्ट था कि अंदर कोई काम कर रहा था और वह समय के खिलाफ दौड़ रहा था। मनोज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। मैडम, अगर यह वही सिग्नल उपकरण है तो वह शायद संचार व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद कर दे। कविता की आंखों में आग चमक उठी, या शायद कुछ और बड़ा। उन्होंने जवानों से कहा, दरवाजा तोड़ो। 3 जवान आगे बढ़े और कंधे से धक्का लगाया। दरवाजा मजबूत था। फिर दूसरा, फिर तीसरा धक्का। तीसरे प्रयास में दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगा। अचानक अंदर से एक आवाज आई, पीछे हटो। कविता ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो। अगले ही पल
दरवाजे की दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। धूल और धुआं थोड़ा बाहर निकला। कई जवानों ने अपनी आंखें ढक लीं। कविता आगे बढ़ीं, लेकिन सावधानी से। उन्हें अनुमान था कि अंदर कोई खतरा छिपा है। दरवाजा टूट चुका था। जैसे ही वह अंदर गईं, उन्हें चारों ओर बिखरे उपकरण, उलटे मॉनिटर, कटी हुई तारें और जमीन पर गिरी कई फाइलें दिखाई दीं। तकनीकी नियंत्रण कक्ष ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज था कमरे के बीचों बीच रखा एक छोटा उपकरण, वही बीप करने वाला यंत्र, लेकिन अब वह चालू था। उस पर एक मंद लाल रोशनी चमक रही थी, और उससे कुछ ही दूरी पर एक आदमी आधे अंधेरे में घुटनों के बल बैठा था, कुछ तारों को जोड़ने की कोशिश में। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था, पर जैसे ही कविता ने कदम आगे बढ़ाया, वह आदमी मुड़ा। कविता की आंखें फैल गईं। वह दिनेश गौड़ा था। वही चेहरा, वही तेज आंखें, वही चालाक मुस्कान। लेकिन इस बार वह छुपा नहीं था, वह सामने था। कविता ने सख्त आवाज में कहा, दिनेश गौड़ा। खेल खत्म। दिनेश ने एक धीमी, डरावनी हंसी हंसी। खत्म मैडम, खेल तो अब शुरू हुआ है। कविता ने महसूस किया कि उसके हाथ उस उपकरण पर थे, और वह किसी बड़ी चीज को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। कविता ने गरज कर कहा, हिलना मत। दिनेश मुस्कुराया, आप देर से आई हैं मैडम। बहुत देर से। उसकी उंगलियां तेजी से उपकरण के बटन के ऊपर चली गईं। कविता ने तुरंत छलांग लगाई। उसी क्षण एक तेज आवाज कमरे में गूंजी। लाल रोशनी और तेज चमकने लगी, और हवा में एक ऐसा कंपन उठा जिसने सभी के दिल की धड़कन रोक दी। कमरे में फैली लाल चमक और तेज कंपन ने कुछ पलों के लिए सबकी सांसें रोक दीं। जवान पीछे हटकर दरवाजे की चौखट पर खड़े हो गए, किसी भी खतरे के लिए तैयार। लेकिन कविता राव वहीं थीं, दिनेश गौड़ा से कुछ ही कदम की दूरी पर। हवा में एक अजीब सी धातु की गंध थी, जैसे किसी तार से चिंगारी निकलने वाली हो। लाल रोशनी उस छोटे उपकरण से आ रही थी, और उसके हर चमकते पल में मौत का अंदेशा छुपा हुआ था। कविता फुर्ती से आगे बढ़ी। उनकी छलांग ने दिनेश का संतुलन बिगाड़ दिया, और दोनों जमीन पर लुढ़क गए। उपकरण उनके हाथों से फिसलकर दूर जाकर गिरा, लेकिन उसकी लाल चमक अभी भी जल रही थी। दिनेश ने दांत भींचते हुए कहा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कविता ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर पीछे मोड़ दिया, और गुस्से से फुसफुसाई, तुम्हारी हर योजना यहीं खत्म होगी, समझे? दिनेश हंसने लगा, एक धीमी, डरावनी हंसी, जैसे किसी पागल का अंतिम दांव हो। खत्म? तुम सोच भी नहीं सकती कितना बड़ा खेल चल रहा है। उसी समय मनोज शेट्टी भीतर दौड़ते हुए आया और घबराई हुई आवाज में बोला, मैडम, यह उपकरण किसी छोटे सिग्नल जैमर जैसा नहीं लग रहा। इसका रेड फ्रीक्वेंसी लेवल सामान्य से कई गुना ज्यादा है। यह कुछ बड़ा कर सकता है। कविता ने तुरंत उपकरण की ओर देखा। उसकी लाल रोशनी अब और तेज होकर एक लय में चमक रही थी, टिप टिप टिप, जैसे कि कोई टाइमर चल रहा हो। उनका दिल धक से रह गया। मनोज, विशेषज्ञ टीम को तुरंत बुलाओ और इस कमरे को पूरी तरह खाली कराओ। जवान तेजी से बाहर भागे। कमरा धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन कविता वहीं रुकी रहीं। उन्होंने दिनेश को जोर से खींचकर खड़ा किया और दीवार से लगा दिया। ये उपकरण क्या है? बोलो। उनकी आवाज लोहे की तरह कठोर थी। दिनेश की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह डर नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर एक अजीब गर्व था। यह बस एक शुरुआत है। असली चीज तो वहां है जहां तुम सोच भी नहीं सकती। मैडम, कविता ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ा। कहाँ बोल? दिनेश ने मुस्कुराते हुए दरवाजे के बाहर की ओर देखा, स्टेडियम के विशाल भीड़ वाले हिस्से की ओर, जहां सबसे ज्यादा लोग हों, जहां भगदड़ मचे, जहां अफरा तफरी का राज हो। कविता की आंखें फैल गईं। उसके कहने का मतलब साफ था, असली खतरा अभी सामने आया ही नहीं था। उन्होंने मनोज को पुकारा। मनोज, तुरंत पूरे स्टेडियम के लाउडस्पीकर सिस्टम को बंद करवाओ और भीड़ को शांत करने के लिए जवानों को तैयार रखो। जी मैडम। मनोज बाहर भागा। कविता ने दिनेश को जोर से दीवार पर धक्का दिया। अब आखिरी बार पूछ रही हूं, दूसरा उपकरण कहाँ है? दिनेश ने नजरें नीचे नहीं झुकाईं। क्यों बताऊं? ताकि तुम इसे रोक सको नहीं। मैडम, तुम देर से आई हो, बहुत देर से। एक जवान दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, मैडम, विशेषज्ञ टीम का कहना है कि यह उपकरण किसी बड़े सेंसर सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या किसी और जगह रखे उपकरण को सक्रिय करने के लिए भी।
कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब यह किसी दूसरे उपकरण का रिमोट है। जवान ने सिर हिलाकर कहा, संभावना बहुत ज्यादा है मैडम। कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। दिनेश ने धीरे से कहा, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो भीड़ के बीच देखो, वहीं तुम्हें असली खेल दिखेगा। उसकी आंखों में शैतानियत की चमक थी। कविता को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। अगर कोई उपकरण भीड़ के बीच है और यह रिमोट उसे सक्रिय करने के लिए है, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दिनेश को जेल वैन में बंद करो, सबसे सुरक्षित निगरानी में। एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं। जवान उसे खींचते हुए ले गए, पर जाते जाते दिनेश ने कविता पर अंतिम बार ठंडी नजर डाली। देखना मैडम, भीड़ का शोर तुम्हारी आवा को डुबो देगा। कविता ने मुट्ठियां भींच लीं। मनोज वापस आया। मैडम, स्टेडियम का आधा सीसीटीवी ब्लैक हो चुका है। लोग बेचैन होने लगे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो भगदड़ मच सकती है। कविता ने गहरी सांस ली, गुस्से, चिंता और संकल्प से भरी हुई। हमें भीड़ में उतरना होगा अभी। मनोज ने पूछा, लेकिन मैडम उस उपकरण को कैसे ढूंढेंगे? कविता ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, वह जहां भी होगा वहां कोई न कोई इशारा जरूर होगा। भीड़ हमेशा सच्चाई को छुपा नहीं पाती। हमें बस उसकी धड़कन को सुनना है। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया। सभी टीमों को संदेश, भीड़ में छिपे किसी भी संदिग्ध की तलाश करो। कोई भी छोटा उपकरण, बैग, डिब्बा, सब जांचो। और सबसे जरूरी, घबराहट मत फैलने देना। वह आगे बढ़ीं स्टेडियम के खुले हिस्से की ओर, जहां हजारों लोग बैठे थे, जहां खतरा किसी भी सीट के नीचे हो सकता था। उनका हर कदम अब एक नई चुनौती की ओर बढ़ रहा था, और शायद उनकी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कविता राव सीढ़ियां उतरकर खुले स्टेडियम की भीड़ की तरफ बढ़ीं। कुछ ही पलों में वह हजारों लोगों के बीच थीं। हर चेहरा सामान्य दिख रहा था, पर हवा में एक छिपा हुआ डर तैर रहा था जिसे सिर्फ वह महसूस कर रही थीं। उनके कदम धीमे हो गए, आंखें तेज हो गईं। वे हर कतार को, हर कोने को, हर बैग और हर हरकत को बेहद ध्यान से देख रही थीं। मनोज ने धीरे से कहा, मैडम, भीड़ बेचैन हो रही है। अगर हम ज्यादा देर लगाएंगे तो घबराहट फैल सकती है। कविता ने सिर हिलाया। हमें जल्दी करनी होगी, लेकिन सावधानी से। अचानक उनकी नजर एक अजीब हरकत पर पड़ी। ऊपरी कतार में बैठे 3 लोग बार बार नीचे की ओर झुककर कुछ देख रहे थे, जैसे सीट के नीचे कुछ रखकर उसे जांच रहे हों। फिर वे चिंतित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कविता तेजी से उस तरफ बढ़ीं। भीड़ में धीरे धीरे रास्ता बनाती हुई ऊपर पहुंची। उन तीनों ने उन्हें आते देखा तो एकदम से उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन कविता ने आवाज लगाई, वहीं रुको। वे जम गए। उनके चेहरों पर साफ था कि वे डर में हैं या किसी गुप्त सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कविता उनके पास पहुंचकर सीधी आंखों में देखते हुए बोली, सीट के नीचे क्या है? एक युवक कांपते हुए बोला, मैडम, हमें नहीं पता, किसी ने कहा था कि यह पैकेट यहां छोड़ दो। हम तो बस पैसे के लिए। कविता का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने तुरंत सीट के नीचे झुककर देखा। वहां एक छोटा, काला, कसकर बंद किया हुआ पैकेट रखा था। दिखने में साधारण, पर उसके चारों तरफ हल्की सी धातु की चमक थी। उनकी सांस भारी हो गई। यह वही चीज हो सकती थी। कविता ने सीट के नीचे रखे उस छोटे काले पैकेट को ध्यान से देखा। पैकेट पर कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर फैली हल्की धात्विक चमक बता रही थी कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे समय कुछ पलों के लिए थम गया हो। तीनों युवक डर से कांप रहे थे। कविता ने धीरे से कहा, किसने दिया था यह पैकेट? एक लड़के ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैडम, हमें नहीं पता उसका नाम। उसने बस इतना कहा कि इसे यहां रख दो और जोर से मत झांकना। बस इतना ही। कविता की आंखें सिकुड़ गईं। यह साफ था यह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा था। उन्होंने मनोज को बुलाया, तुरंत बम निरोधक दस्ते को संदेश दो और इस पूरे सेक्शन को खाली कराओ धीरे धीरे, बिना घबराहट के। मनोज ने तुरंत आदेश भेज दी। जवान विनम्रता से लोगों को हटाने लगे। कृपया कुछ देर के लिए उठ जाएं, सुरक्षा जांच चल रही है। लोग बिना हंगामा किए धीरे धीरे खड़े होने लगे। कविता ने खुद नीचे झुककर पैकेट को बिना छुए ध्यान से परखा। उसमें कोई आवाज नहीं थी, न गर्मी न कंपन, लेकिन उसका आकार, वजन और छुपाने का तरीका यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह खतरनाक हो सकता है। उनका दिल धीरे धीरे तेजी से धड़कने लगा। अगर यह सक्रिय हो जाता
तो हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी बम निरोधक दल पहुंच गया। मुख्य अधिकारी ने पैकेट को देखते ही कहा, मैडम, यह मामूली वस्तु नहीं लगती। इसे तुरंत सुरक्षित रूप से हटाना पड़ेगा। कविता ने सिर हिलाया। उनकी आंखें भीड़ की ओर उठी। वे हजारों चेहरे जिनमें कोई नहीं जानता था कि उनकी जिंदगी अभी किस कगार पर खड़ी थी। और उन्होंने मन ही मन कहा, जब तक मैं हूं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। बम निरोधक दल के अधिकारी ने पैकेट को ध्यान से परखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, इसे तुरंत निष्क्रिय करना आसान नहीं होगा। यह किसी उन्नत तकनीक से बना लगता है। कविता की भौहें तन गईं। क्या इसे यही निष्क्रिय किया जा सकता है? अधिकारी ने सिर हिलाया। जोखिम बहुत बड़ा है। हमें इसे एक विशेष कंटेनर में डालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। लेकिन इससे पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि यह सक्रिय न हो जाए। भीड़ अब लगभग खाली हो चुकी थी, पर जो लोग दूर खड़े थे उनकी आंखों में आतंक साफ दिख रहा था। हवा कांप रही थी। हर सेकंड भारी और खतरनाक लगने लगा था। मनोज ने धीरे से कहा, मैडम, दिनेश गौड़ा शायद यही चाहता था कि भीड़ में घबराहट फैले। कविता ने कठोर स्वर में कहा, और वह कामयाब नहीं होगा। हर कीमत पर इसे रोकना है। दल का एक विशेषज्ञ आगे बढ़ा। उसने धीरे धीरे पैकेट को उठाया और सावधानी से विशेष कंटेनर में डालने लगा। हर हरकत इतनी धीमी थी जैसे समय खुद कांप रहा हो। कविता की नजरें उस पर टिकी थीं, धड़कनें तीखी, पर चेहरा शांत। अचानक पैकेट ने हल्की सी टिक जैसी आवाज की। कमरे की हवा जम सी गई। विशेषज्ञ ने तुरंत कहा, मैडम, शायद इसका अंदरूनी सेंसर हिलने से सक्रिय हो गया है। हमें इसे तुरंत ले जाना होगा। कविता ने बिना पलक झपकाए आदेश दिया, सभी रास्ते खाली करो, पूरे मार्ग को सुरक्षित करो। जवान बिजली की गति से फैल गए। कंटेनर को उठाकर दल तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। कविता उनके साथ साथ चली, हर कदम पर यह सोचते हुए कि बस एक गलती, एक झटका और सब कुछ टूट सकता है। लेकिन उनकी आंखों में बस एक ही संकल्प था, जब तक मैं खड़ी हूं, यह शहर सुरक्षित है। विशेष कंटेनर लेकर बम निरोधक दल तेजी से बाहर जाता रहा। कविता राव उनके पीछे पीछे चल रही थीं, कदमों में दृढ़ता और आंखों में वही अडिग जिम्मेदारी। स्टेडियम के बाहर पहुंचे ही थे कि दल ने कंटेनर को विशेष वाहन में रखा। कुछ सेकंड के भीतर वह वाहन दूर चला गया, जहां विशेषज्ञ उसे पूरी तरह निष्क्रिय करने वाले थे। कविता ने एक लंबी सांस ली। हवा में तनाव अब भी था, पर वह धीरे धीरे छंटने लगा था। दूर खड़े लोग, जो सच का पूरा हिस्सा नहीं जानते थे, राहत की सांस ले रहे थे। बच्चों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं, जैसे शहर का दिल फिर धड़कने लगा हो। मनोज शेट्टी पास आए और बोले, मैडम, अगर आप समय पर न पहुंचती तो आज कुछ भी हो सकता था। कविता ने हल्की मुस्कान से कहा, मनोज, पुलिस सिर्फ बंदूक और वर्दी नहीं होती। हमारा काम है लोगों को डर से बचाना, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों न हो। उसी समय अरविंद भी भागता हुआ आया। उसकी आंखों में चमक थी, पर गालों पर चिंता के निशान। मैडम, सब ठीक है ना? कविता ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, अब सब ठीक है। और तुमने आज जिस हिम्मत से लोगों को संभाला, याद रखना, यही असली पुलिस है। अरविंद के चेहरे पर गर्व छा गया। धीरे धीरे स्टेडियम फिर से सामान्य होने लगा। पर कविता जानती थी, आज की सुबह सिर्फ एक खतरे को नहीं टाला गया था। यह एक याद दिलाने वाला दिन था कि जिम्मेदारी का भार कितना गहरा होता है। आसमान हल्का नारंगी हो चला था। कविता ने मन ही मन कहा, जब तक मैं हूं, इस शहर को कोई नहीं झुका सकता। वह मुड़ी, भीड़, जवानों और स्टेडियम को आखिरी बार देखा, और एक शांत, गहरी गरिमा के साथ वह आगे बढ़ी। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें और आनंद लें। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट में लिखें कि कविता राव का कौन सा कदम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।